वेलकम व्यूअर्स। आज आपके लिए एक बहुत ही नए ढंग का वीडियो लेकर आया हूं और उम्मीद है कि आप इसे आखिर तक देखेंगे, क्योंकि एक नई टेक्निक, एक नया टॉपिक और वो भी बड़ा ही वेलकम टॉपिक है आप सबके डिमांड पर, उसे आपके सामने लेकर मैं आया हूं। इंडियन मॉनसून, इसकी ओरिजिन, इसका एडवांटेज और किस तरह से हमारे इंडिया के रेफरेंस में इसकी इंपॉर्टेंस है, वो सब हम बताएंगे। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो टू ऑल। अब मैं वीडियो जो पूरा ये टॉपिक है बहुत ध्यान से देखिए। मैं शुरू करता हूं इस तरह से। आइए सबसे पहले हम जाने मॉनसून, ये लफ्ज़, ये शब्द, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। मॉनसून शब्द एक अरबी शब्द है जो मौसम से बना है। मौसम या मौसम वो कुछ समय के लिए आता है और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रवेश करता है। अब जानते हैं मॉनसून की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी ओरिजिन ऑफ मॉनसून। आप इस एशिया के नक्शे पर अब देखें तो जब आप देखेंगे कि कर्क रेखा, मकर रेखा और हम विषुवत रेखा, इन तीन रेखाओं के मध्य में ही सूर्य की किरणें कभी तिरछी पड़ती हैं तो कभी सीधी पड़ती हैं। 21 जून को, 21 जून को सर्वाधिक सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। इसकी शुरुआत होती है मार्च से, यानी 21 मार्च को जब विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो उस वक्त से धीरे धीरे सूर्य का उत्तरायण होता है, यानी सूर्य की किरणें धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ जाती हैं। इसलिए भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाती है और कर्क रेखा पर आते ही, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उस जगह पर जब हम आते हैं तो 21 जून के आसपास सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, देखिए इधर थार मरुस्थल, इस साइड में देखिए ये थार मरुस्थल है जो भारत का पश्चिमोत्तर का भाग है, यानी हमारे नॉर्थ वेस्ट में। और ये थार का मरुस्थल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और यहाँ पर लो एयर प्रेशर हो जाता है, यानी यहाँ पर बहुत ही हवाएं हटने लगती हैं गर्मी के कारण। यहाँ पर लो प्रेशर का एरिया बहुत बड़े क्षेत्र में पैदा हो जाता है। दूसरी बात यह है हिंद महासागर और अरब सागर, फिर हमारी बंगाल की खाड़ी, हमारे भारत के तीनों तरफ जल है। ये तीनों प्रभावशाली हैं, तीनों प्रभाव डालते हैं। इसके बाद आइए जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम एक नई परिकल्पना है, एक नई बात है कि इसकी खोज मैं आपको बता दूं। 1944 1944 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उस वक्त B-29 जो बम वर्षक विमान था यूएसए का, वो जापान में बमबारी करने के लिए बढ़ रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि वो उस तरफ बढ़ रहा है तो बहुत तेज़ी से हवाएं, करीब करीब 230 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बहने वाली हवाएं उस जहाज को रोकने लगी, उसकी स्पीड कम होने लगी। तो ऐसे में पहली बार पोलर जेट विंड का पता चला, उसकी खोज हुई। धीरे धीरे उस जेट स्ट्रीम के बारे में पता लगने लगा। जेट स्ट्रीम है क्या, या जेट है क्या, इसको जाने हम। 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये जो ट्रोपोपॉज है, यानी क्षोभमंडल का जो ऊपरी सीमा है, और फिर ठीक उसके ऊपर जो समताप मंडल है, उससे नीचे बिल्कुल अंतिम क्षोभमंडल की अंतिम सीमा से ये प्रारंभ होता है। वहाँ पर एक बहुत तेज़ बहने वाली हवा जो प्रायः 110 से 180 किलोमीटर की स्पीड से बह सकती हैं, वो जेट स्ट्रीम होती हैं। इसमें ऊपर ये दो प्रकार से होती हैं, एक पश्चिमी होती हैं, एक पूर्वी होती हैं। पश्चिमी परमानेंट होती हैं और जबकि पूर्वी जो ईस्टर्न वाली होती हैं वो समय के अनुसार बदलती रहती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मानसून को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर्स क्या क्या हैं। देखिए, व्यापारिक पवन
ट्रेड विंड्स आप जानते ही हैं, दोनों तरफ यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और साउदर्न हेमिस्फेयर में, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली हवाएं हैं। इसे होना क्या चाहिए था? आप जानते हैं कि विषुवत रेखा जो भाग है, विषुवत रेखी भाग में निम्न वायुदाब का केंद्र पाया जाता है, लो प्रेशर पाया जाता है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें प्रायः या ज़्यादातर वहां गर्मी बहुत पड़ती है, इसलिए वहां पर लो प्रेशर पाया जाता है। तो ऐसे अवस्था में ऊपर से हवाएं यानी नॉर्थ से और साउथ से हवाएं सीधी होना चाहिए, लेकिन चूंकि कोरियालिस फोर्स की वजह से ये थोड़ा सा मुड़ जाती हैं, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ। लेकिन व्यापारिक पवन जैसे क्रॉस करती है भूमध्य रेखा को और भारतीय यानी सब कॉन्टिनेंट, भारत के प्रायद्वीपीय भाग में जब प्रवेश करना होता है तो उसकी दिशा थोड़ा नॉर्थ यानी उत्तर की ओर हो जाती है, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ मुड़ जाती है। तो व्यापारिक पवन ही एक प्रकार से आगे बढ़ करके मानसून का साथ देती है। अब आइए उसके बाद है तिब्बत का पठार। जो तिब्बत का जो प्लेटू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो नई संकल्पना है, जो नया विचार है, जो साइंटिस्ट ने नई विचारधारा प्रस्तुत की है जेट का, यही इसके अंतर्गत आता है। जो तिब्बत का पठार है वो 2 किलोमीटर लगभग उठा हुआ है ऊपर की तरफ, और गर्मी के दिनों में खासतौर से जून के महीने में इतना ज़्यादा तप जाता है, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा क्षेत्र एक प्रकार से लो प्रेशर का हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि जेट की जो वहाँ पर वैक्यूम जैसा हो जाता है, उसको भरने के लिए हवाएं दौड़ती हैं अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से बहुत तेज़ी से हवाएं भागती हैं। और आपको ये बता दूं मैं कि जब ये हवाएं बहती हैं यानी इंडियन ओशन से होकर के अरब सागर के पास में जब भारतीय प्रायद्वीपीय भाग में प्रवेश करती हैं तो 2 दिशा में बट जाती हैं। पहला वेस्टर्न होता है, जिसमें आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र, गुजरात और इधर के हिस्सों में होती हुई चली जाती है ऊपर साइड में, लेकिन दूसरा बंगाल की खाड़ी की तरफ आकर्षित होती है। तो एक तरह से यहाँ 2 धाराएं इसकी हो जाती हैं। तीसरा, हिमालय पर्वत हमारे मानसून को बहुत प्रभावित करता है। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो शायद ये मानसून की वर्षा नहीं हो पाती, और हमारे साइबेरियन बहुत कोल्ड हवाएं हैं वो हम पर, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में प्रवेश कर जाती है। और इसके बाद हम आपको बताते हैं वो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, वो है ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये खिसकता है, हमने बताया था अभी कुछ देर पहले कि वो बहुत ही जैसे जैसे हम कर्क रेखा से यानी भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारा ये जो पेटी एक प्रकार से है वो खिसकती है। हमने ये भी आपको बताया कि प्रत्येक 1 डिग्री, जो 1 अक्षांश डिग्री अक्षांश, उसको ऊपर लैटिट्यूड जो आपकी है यानी अक्षांश, उसे पार करने में करीब करीब 1 महीने का समय सूर्य की किरणों को लगता है। इस प्रकार से जैसे जैसे चाहे वो नॉर्थ में हो चाहे साउथ में हो, इसकी प्रक्रिया इसी प्रकार से होती है, यानी वो बढ़ती जाती हैं ऊपर की ओर जैसे जैसे गर्मी होती है। इसी प्रकार एक चीज़ है जो बाहरी थोड़ा फैक्टर है, वह है एल नीनो। देखिए, पेरू एक देश है, पेरू की खाड़ी, वहाँ से गर्म जलधारा जब प्रवाहित होकर के बहती हुई हिंद महासागर में आती है, हिंद महासागर की ओर बढ़ती है, तो जानते हैं क्या होता है, उस समय अगर वो गर्म होती हैं तो हिंद महासागर में आते आते वहाँ पर बहुत गर्मी पैदा कर देती हैं। इस प्रकार से मौसम मानसून के दिनों में भी बहुत अच्छा नहीं बन पाता है, और भारत में उस बार मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। तो एल नीनो एक बहुत बड़ी वजह है हमारे भारत में मानसून कम हो जाने की वजह, एल नीनो। लेकिन जो
एक और चीज़ है, वो है लालीना, वो ठंडी है, यानी वही पेरू के आसपास की जो धारा है, जब कभी ठंडी होती है और आगे बढ़ती है, यानी हिंद महासागर में प्रवेश करती है, तो उस समय क्या होता है, वहाँ पर उसको और ठंडा कर देती है उस जगह को। तो नेचुरली जब वो ठंडा हो जाएगा, वो एरिया, वो क्षेत्र, तो वो हाई प्रेशर का हो जाएगा, यानी वहाँ पर उच्च वायुदाब का केंद्र स्थापित हो जाएगा। जब वहाँ पर हाई एयर प्रेशर हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे राजस्थान में तिब्बत के पठार पर जहाँ पर लो प्रेशर है, वहाँ वैक्यूम जैसा हो रहा है, हवाएं बहुत ही कम हो गई हैं, तो उसको भरने के लिए इसी उच्च वायुदाब के केंद्र से, हिंद महासागर से और बढ़ते हुए ऊपर अरब सागर से हवाएं बहुत तेज़ी से उधर भागेंगी और इधर, यानी आपके दाहिनी तरफ, हमारे नक्शे में दाहिनी तरफ, यानी राइट साइड में, ईस्ट जिसे कहते हैं, पूर्वी साइड में बंगाल की खाड़ी है, वहाँ से एक धारा ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। तो इस तरह से दो धाराओं के हिसाब से ये महासागरीय जो धाराओं और उसके गर्मी और ठंडे के होने की वजह से हमारा मानसून प्रभावित होता है। डियर व्यूवर्स, हमारे लिए ये मानसून महत्वपूर्ण क्यों है, आप ये जानना चाहेंगे। देखिए, पूरी कृषि हमारी लगभग 50 से ज़्यादा प्रतिशत, 50% से ज़्यादा हमारी कृषि इसी पर डिपेंड करती है, हमारे मानसून पर डिपेंड करती है, क्योंकि हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर कैनाल या सिंचाई के इरिगेशन के साधन बहुत कम हैं। नॉर्थ इंडिया में है, साउथ इंडिया में भी है, मगर उतने नहीं हैं, सिंचाई के साधन बहुत अच्छे नहीं हैं अभी भी। तो एक प्रकार से देखा जाए तो हमारी कृषि मानसून पर आधारित है। मानसून कमज़ोर, हमारी कृषि कमज़ोर। मानसून अच्छा है, मजबूत है, तो हमारी कृषि भी मजबूत है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको बता दें कि करीब करीब 2 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था मानसून पर ही निर्भर करती है। 2 ट्रिलियन, 2 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था इसी मानसून पर डिपेंड करती है। इस बात को मैंने रिपीट किया है आपको, ताकि आपको याद रहे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे भारत के लिए। अब देखिए, भारत में और क्या प्रभाव डालते हैं, किस प्रकार से इस वर्षा का वितरण होता है, थोड़ा थोड़ा हम आपको समझा देंगे। इस मैप पर आप देख सकते हैं, नक्शे पर देख सकते हैं कि हमारे किस किस ढंग से है। देखिए, जब प्रवेश करती हैं, हमने बताया है कि 2 तरह से प्रवेश करती हैं। पहला अरब सागर की ओर से और दूसरा बंगाल की खाड़ी की तरफ से। तो नॉर्थ, अगर आप देखें तो बंगाल की खाड़ी से जो उठने वाली जो हवाएं हैं, यानी वो जब बढ़ती हैं किधर, पहाड़ी क्षेत्र में, भारत के पहाड़ी क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी उत्तर पूर्व की तरफ, तो गारो है, खासी है, जयंतिया है, तो ये पहाड़ियों पर बहुत ज़्यादा वर्षा करती हैं। मासिनराम, यहाँ पर तो वर्षा जो मेघालय के पास में है, 11,871, 11,871 मिलीमीटर ये एक साल में वर्षा हो जाती है। आप जानती हैं, ये वर्षा बहुत हो जाती है, काफ़ी होती है। जनरली तो हमारे देश में 150 सेंटीमीटर के आसपास ही वर्षा हो पाती है, लेकिन इस जगह पर आप साल भर में वर्षा 11,000 से भी लगभग 12,000 के आसपास मिलीमीटर पहुंच जाती है। तो अब आप देखें कि ये वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन, जो वर्षा का वितरण है, क्यों बहुत ही एक तरह से अलग अलग है, बहुत ही डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। अगर आप देखते हैं, ईस्ट में देखिए, बहुत ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में वर्षा हो जाती है। तटीय भाग में, यानी हमारे ईस्ट में का जो तटीय कोस्टल एरिया है, वहाँ भी वर्षा बहुत अच्छी हो जा रही है। वेस्ट के कोस्टल भाग में भी वर्षा अच्छी हो जा रही है, लेकिन सेंट्रल में, बीच वाले मध्य प्रदेश है या राजस्थान है, उन जगहों पर वर्षा कम हो रही है। कारण देखिए, राजस्थान में तो एक अरावली पर्वत की स्थिति जो हमारी होती है, गुजरात और राजस्थान के बीच में जो अरावली पर्वत है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो महाराष्ट्र को भी हालांकि वर्षा खूब दे देता है, गुजरात में भी दे देता है, लेकिन गुजरात के क्रॉस जब जाता है मानसून, तो वर्षा एक तरह से रेन शेडो एरिया पड़ जाता है और राजस्थान पूरा का पूरा सूखा रह जाता है। वही हमारे डेजर्ट होने की वजह भी है वो वहाँ पर। तो ये देखा जाए तो हमारे बीच वाले भाग पर बहुत कम एक तरह से वर्षा होती है, लेकिन किनारे के भाग में वर्षा, किनारे यानी आपके नॉर्थ ईस्ट में वर्षा बहुत हो जाती है। जम्मू कश्मीर में वर्षा बहुत कम होती है। इसी प्रकार कुछ भाग ऐसे भी हैं, लद्दाख वगैरह में, यहाँ पर भी वर्षा बहुत कम होती है। तो ऐसे देखेंगे आप तो कुछ भाग हैं जैसा कि मैंने बताया आपको, वहाँ राजस्थान है, थोड़े थोड़े ऐसे भाग हैं। देखिए, इसकी वजह भी
ज़रा सा जल्दी से जान लीजिए आप कि मानसून चाहे वो वेस्ट से जा रहा हो यानी अरब सागर से जा रहा हो या बंगाल की खाड़ी से जा रहा हो, तो उसके का जो प्रभाव क्षेत्र है वो कुछ दूर तक, कुछ किलोमीटर तक, कुछ 100 किलोमीटर तक प्रभावित ज़्यादा होता है। लेकिन बीच तक पहुँचते 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 उसका एक प्रकार से जो उसकी उसका प्रभाव है, उसकी तीव्रता है, वो कम हो जाती है और वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, वर्षा कम हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पूरे भारत में हमारे वर्षा मानसूनी होती है। अभी तक जो हमने आपको बताया वो दक्षिण पश्चिम मानसून था, यानी साउथ वेस्ट मानसून। लेकिन एक चीज़ और हम आपको बता दें कि शीतकालीन मानसून क्या है, वो भी ठीक इसी प्रकार से स्थायी है कुछ समय के लिए। और इस समय क्या होता है कि हमारे भारत के पूर्वोत्तर भाग में और कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, इन जगहों पर अक्टूबर से दिसंबर तक मानसून की शीतकालीन वर्षा होती है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप सब ध्यान से देखा होगा, लेकिन आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा ये शेयर होगा उतनी ही ज़्यादा जानकारी दूसरों तक पहुँचेगी। थैंक यू वेरी मच viewing this video. Thank you so much. Bye.